In 1954, India recognized Tibet as part of China. India assumed that it has settled its border. Agreement was negotiated only for trade, and it nowhere reflected the Chinese stand on the particular. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज हम एक ऐसे बयान पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जिसने इतिहास, राजनीति, कूटनीति और सैन्य रणनीति चारों को एक साथ बहस के केंद्र में ला दिया है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सचमुच तिब्बत को चीन को दे दिया, या फिर यह एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव है जिसे आज के संदर्भ में दोबारा गढ़ा और फैलाया जा रहा है। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 13 फरवरी 2026 को देहरादून में आयोजित भारत हिमालय स्ट्रेटजी फोरम में कहा कि 1954 के भारत चीन पंचशील समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था और ये कदम चीन के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की उम्मीद में उठाया गया था। In 1954, India recognized Tibet as part of China. Both countries signed the Panchsheel Agreement. With this, India assumed that it has settled its border, the northern border, the only area which we assumed that was not settled, through a formal kind of a treaty. For India, the legitimacy of this border now rested on the Panchsheel Agreement, which it thought had been demolited by identifying 6 passes through which trade would take place or pilgrims will go. That was Shipkila, Mana, Niti, Kangri Bangri, and Dharma and Lipule. But the Chinese stand was that this agreement was negotiated only for trade, and it nowhere reflected the Chinese stand on the particular. उनके इस बयान को कुछ लोगों ने नेहरू की ऐतिहासिक भूल के रूप में प्रस्तुत किया, तो कुछ ने इसे तथ्यों की सरलीकृत व्याख्या तक बताया। और अब ये भी चर्चा है कि जनरल नरवणे की किताब से उठे विवादों के बीच यह बयान एक नई हेडलाइन सेट करने की रणनीति हो सकता है। लेकिन भावनाओं से हटकर अगर हम इतिहास की परतें खोलें तो तस्वीर कहीं और अधिक जटिल और बहुआयामी दिखाई देती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तिब्बत कभी भारत का हिस्सा नहीं था, इसलिए भारत या नेहरू के पास इसे देने का कोई कानूनी, संवैधानिक या राजनीतिक अधिकार था ही नहीं। ब्रिटिश काल में भी तिब्बत की स्थिति जटिल थी। ब्रिटेन तिब्बत को चीन की सुजरेनिटी यानी सैद्धांतिक संप्रभुता के अधीन मानता था, लेकिन व्यवहार में तिब्बत लंबे समय तक आंतरिक रूप से स्वायत्त रहा। 1914 के शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश, भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और मैकमोहन रेखा का प्रस्ताव रखा गया था। चीन ने उस समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश भारत ने उसे अपने दृष्टिकोण से मान्यता दी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ब्रिटिश भारत की कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और सीमांकन को विरासत में लिया, परंतु तिब्बत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति पहले से ही स्पष्ट और विवादित थी। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। 1950 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में प्रवेश किया और सैन्य कार्रवाई के जरिए वहां अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। 1951 में तथाकथित 17 सूत्री समझौते के माध्यम से तिब्बत को आधिकारिक रूप से चीन का हिस्सा घोषित किया गया। उस समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस मुद्दे पर सीमित प्रतिक्रिया दी और संयुक्त राष्ट्र में भी तिब्बत का प्रश्न निर्णायक रूप से नहीं उठ पाया। भारत ने औपचारिक विरोध तो दर्ज कराया, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उस समय भारत आर्थिक रूप से कमजोर था, सेना पुनर्गठन की प्रक्रिया में थी और देश आंतरिक विकास तथा शरणार्थी संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। 1954 का पंचशील समझौता इसी पृष्ठभूमि में हुआ, जिसमें तिब्बत क्षेत्र ऑफ चाइना शब्द का प्रयोग किया गया। यह एक कूटनीतिक मान्यता थी, ना कोई भूभाग सौंपने की कार्रवाई। तिब्बत पर चीन का वास्तविक नियंत्रण पहले से ही स्थापित था। भारत ने उस यथार्थ को स्वीकार किया और 5 सिद्धांतों पंचशील के आधार पर शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति अपनाने की कोशिश की। अब आलोचक ये कहते हैं कि ये रणनीतिक भूल थी, क्योंकि तिब्बत एक बफर जोन था जिसके खत्म होने से भारत और चीन की सीधी सीमा बन गई
और आगे चलकर 1962 के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। समर्थक तर्क देते हैं कि उस समय भारत के पास सैन्य या कूटनीतिक विकल्प सीमित थे और खुला युद्ध देश के लिए विनाशकारी हो सकता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, एशियाई एकजुटता और उपनिवेशवाद विरोधी सहयोग पर आधारित थी। वे चीन को एक उभरती एशियाई शक्ति के रूप में देखते थे और आशा करते थे कि सहयोग में स्थिरता आएगी। लेकिन इतिहास ने दिखाया कि 1959 में दलाई लामा के भारत आने और सीमा विवादों के बढ़ने के बाद दोनों देशों के संबंध तेजी से बिगड़े और 1962 का युद्ध हुआ, जिसने भारत की सुरक्षा नीति और सैन्य सोच को पूरी तरह बदल दिया। इसीलिए ये कहना कि नेहरू ने तिब्बत दे दिया इतिहास की जटिलताओं को एक नारे में समेट देना है। हाँ, ये बहस जरूर हो सकती है कि क्या भारत को उस समय अधिक कड़ा रुख अपनाना चाहिए था? क्या संयुक्त राष्ट्र में मामला अधिक आक्रामक ढंग से उठाया जाना चाहिए था? क्या सीमा निर्धारण को पंचशील समझौते में स्पष्ट रूप से शामिल करना चाहिए था? ये सब प्रश्न वैध हैं, लेकिन उन्हें तथ्यों और संदर्भों के साथ समझना होगा। आज जब यह मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है तो उसके राजनीतिक संदर्भ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहासकार अक्सर वर्तमान राजनीति का उपकरण बन जाता है और नेताओं के फैसलों को आज के मानकों से तौला जाता है, जबकि उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग थी। शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, चीन खुद अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा था और भारत नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी विदेश नीति की दिशा तय कर रहा था। ऐसे में निर्णय आदर्शवाद, यथार्थवाद और सीमित संसाधनों के मिश्रण से लिए गए थे। इसलिए जरूरी है कि हम इतिहास को ना तो महिमा मंडित करें और ना ही दानवीकृत, बल्कि उसे संदर्भ सहित समझें और ये भी देखें कि अतीत की बहसें वर्तमान की नीतियों को कैसे प्रभावित करती है। अंत में सवाल ये नहीं है कि किसने किसे क्या दिया, बल्कि ये है कि हम अपने इतिहास से क्या सीखते हैं और भविष्य की रणनीति कैसे बनाते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।